अब जिसका भी जन्म हुआ हो तो उसका टाइमिंग कैलकुलेशन किया जाता है। टाइमिंग यानी क्या कि अब इसकी ये दशा चल रही है, यानी ये डायरेक्शन चल रही है। तो ये जो सारे 9 ग्रह हैं इनकी कुल मिलाकर के विंशोत्तरी महादशा में 120 साल बताए गए हैं, 120 ईयर्स। अब उसमें हर एक का कैलकुलेशन एक अलग अलग से दिया हुआ है कि 120 साल जो है वो कैसे। तो सबसे पहला जो दशा मानी जाती है, जो अश्विनी नक्षत्र आता है मेष राशि में, एरीज में, उसे केतु का नक्षत्र माना गया है। ठीक है। तो केतु की जो महादशा है, केतु के बाद फिर शुक्र की, उसके बाद सूर्य की यानी रवि की, उसके बाद चंद्र यानी मून की, मून के बाद मार्स यानी मंगल की, उसके बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर यानी गुरु की, जुपिटर के बाद सैटर्न यानी शनि की, शनि के बाद बुध यानी मर्क्यूरी की। तो इस तरह से ये 9 ग्रहों का जो क्रम है, तो चंद्र जन्म के समय जिस नक्षत्र में हुआ, जन्म के समय उसी ग्रह की महादशा या दशा कह लीजिए, वो बच्चे को उस समय शुरू है, इस तरह से माना जाता है। अब हर दशा का जो है ना वो एक सिस्टम दिया हुआ है। जैसे शनि की 19 साल, शुक्र की 20 साल, गुरु की 16 साल, मंगल की 7 साल, सूर्य की 6 साल, चंद्र की 10 साल और केतु की 7 साल। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो ये आपको 120 होते हुए दिखाई देंगे। अब जितना डिग्री, क्योंकि हर राशि में 13 डिग्री और 20 मिनट तक, 13 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स तक एक नक्षत्र का एरिया माना गया है, स्कोप माना गया है। तो अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 2 नक्षत्र तो एक राशि में आना ही चाहिए, क्योंकि एक राशि का जो एरिया है वो 30 डिग्रीज है और तीसरे नक्षत्र की शुरुआत मेष में आती है। इसी तरह से ये 9 नक्षत्रों का जो एरिया है वो 4 राशियों में कवर हो जाता है। यानी केतु से लेकर के बुध तक। फिर आप लोगे सिंह राशि, लियो, लियो से लेकर स्कॉर्पियो तक, यानी सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक तक फिर 9 नक्षत्रों का कवरेज होता है। 9 नक्षत्र उतना एरिया कवर करते हैं। उसके बाद में फिर जो है 9 नक्षत्र। तो हर ग्रह का जो नक्षत्र है, यानी मान लीजिए कि सूर्य का, तो 3 बार उनका नक्षत्र आपको वो 360 डिग्रीज में दिखाई देगा। राइट। अब वो राशि का तत्व अलग होगा, राशि का लॉर्ड अलग होगा, ये एक बात और है। वो सब हमें प्रिडिक्शन के समय कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, ताकि एक्यूरेसी उसी से आती है। राइट। नाउ अब हम बात करेंगे एक, ये अभी हमने आपके साथ में शेयर किया था कुछ समय पहले। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं कि यहां पर 1 लिखा हुआ है, यानी मेष राशि है। ठीक है, 1 नंबर, यहां 2, 3, 4, 5, 6। तो इसे काल पुरुष की कुंडली समझा जाना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली यानी जब समय की शुरुआत हुई थी, काल। ठीक है। तो उसमें पहले खाने में, फर्स्ट बॉक्स में, असेंडेंट में लग्न स्थान, इसे लग्न स्थान कहा जाता है, फर्स्ट हाउस को। यहां पर मेष राशि थी उस समय। तो जब भी हम ये एग्जाम्पल देंगे कि भाई पहले इसके अंदर एग्जाम्पल में आप मेष राशि लिखिए और बाकी सब जो राशि इस तरह से लिखिए, तो उसे काल पुरुष की कुंडली कहा जा सकता है, इन 1 वर्ड, एक शब्द में। ठीक है। तो मान लीजिए कि मंगल अगर पहले ही स्थान में यहां विराजमान है अपने ही राशि में, तो वो कार्य जो करेगा अपनी दशा, महादशा यानी अंतरदशा,
दशा, भुक्ति और अंतरा, इस तरह से ये 3 हिस्से होते हैं। अब अभी आप बोलेंगे कि भुक्ति क्या है? तो जिस तरह से 120 साल में सूर्य को 10 साल दिए गए हैं, तो दशा का जितना जो समय है उसमें से वही रेशियो आपने निकालना है कि सूर्य कितना साल होगा। 120 में से 10 साल है, तो 10 सालों में से कितना, तो आपको 10 साल के सूर्य की दशा में से 10 साल की सूर्य की भुक्ति मिलेगी, उसी रेशियो में, उसी प्रमाण में। खैर वो तो आजकल टेबल सब तैयार मिलते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन एक उसके पीछे का कारण क्या है, किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, ये जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। तो मान लीजिए कि मंगल यहां पर है और मंगल की महादशा शुरू होती है, तो मंगल क्या काम करेगा? तो मंगल फर्स्ट हाउस में, अब फर्स्ट हाउस क्या इंडिकेट करता है, ये सवाल है, राइट? वही नहीं मालूम हुआ तो हम आगे ही नहीं जा पाएंगे। तो अभी हम आपको हाउसेस क्या बताते हैं। अभी तक हमने राशियां बताई, ग्रह बताए, उच्च स्थान नीच स्थान बताए, मूल त्रिकोण बताए, राइट? अभी हम हाउसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ है, पर्सनालिटी, अपीयरेंस, फेस। ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सेकेंड हाउस यहां पर ये क्या है? तो ये है द फैमिली, परिवार। जिस परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है, वो बच्चा आंखें खोलेगा घर के अंदर, तो जो परिवार उसे दिखाई देगा वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस उसका माउथ है, सेकंड हाउस उसका डाइट है, सेकंड हाउस उसका फूड इंडिकेट करता है, सेकंड हाउस उसकी भाषा कह लीजिए या बात करने की जो तरीका है वो कह लीजिए, वो इंडिकेट करता है। सेकंड हाउस को धन स्थान भी माना गया है, हाउस ऑफ वेल्थ, राइट? दिस इज सेकंड हाउस, दूसरा स्थान। उसके बाद हम आगे जाएंगे, तीसरा स्थान। तीसरा स्थान क्या है? तीसरा स्थान पड़ोसी, नेबर्स। तीसरा स्थान घर के बाहर जाकर के जो घूमना फिरना होता है, दैट इज थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है। थर्ड हाउस छोटे भाई छोटी बहनें, ये तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान ओवरऑल कम्युनिकेशन कवर करता है। फोर्थ हाउस ये अपना घर, जहां पर हम रहते हैं। चौथे स्थान से मां को, मदर को देखा जाता है, माता को देखा जाता है। चौथे स्थान से प्रॉपर्टी को देखा जाता है, एस्टेट। चौथा स्थान ये वो स्थान है जो कि आपका बेस है, देखा जाए तो एक तरह से। पांचवा स्थान, पांचवें स्थान को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हाउस ऑफ एजुकेशन भी माना गया है, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस माना गया है। आईक्यू लेवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। पांचवें स्थान से संतान भी देखी जाती है कि इस इंसान को बच्चे कितने होंगे। दैट इज फिफ्थ हाउस। अब हम आएंगे छठवें स्थान पे। सिक्स्थ हाउस डिजीजेज यानी बीमारियों का स्थान माना गया है। नौकर चाकरों का भी छठवां स्थान माना गया है। अगर आप देखेंगे जैसे आपके भाई या बहन थर्ड हाउस में हुए, वैसे ही फोर्थ हाउस से ये थर्ड हाउस है, छठवां स्थान। तो ये हमारे माँ के जो भाई होंगे यानी हमारे मामा वगैरह, उनका भी इंडिकेशन सिक्स्थ हाउस से माना गया है। सिक्स्थ हाउस लिटिगेशन, वाद विवाद, छठवां स्थान माना गया है। कंपटीशन के लिए भी छठवां स्थान माना गया है। बीमारियां छठवें स्थान से देखी जाती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगले स्थान पर, सातवां स्थान। सातवां स्थान हाउस ऑफ पार्टनर, जोड़ीदार यानी वाइफ, लाइफ पार्टनर। आप बिजनेस करते हो तो सेवेंथ हाउस भी पार्टनरशिप होता है। उस पार्टनर को यहां से सातवें स्थान से देखा जाता है, सेवेंथ हाउस से। आपका जिससे भी व्यवहार होता है
वो 7th हाउस वाला होता है सामने वाला इंसान, सामने वाली व्यक्ति। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 8वां स्थान, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 8वें स्थान को हाउस ऑफ डेथ भी माना गया है, हाउस ऑफ लॉन्जेटिविटी भी माना गया है, यानी इसकी आयु कितनी होगी। 8वां स्थान अनअर्न्ड वेल्थ, अनअर्न्ड गेन्स का भी माना गया है। ठीक है, अनअर्न्ड वेल्थ यानी क्या, जिसके लिए हमने कष्ट नहीं किए, विरासत में हमें जो मिलता है। हमारे किसी नजदीकी व्यक्ति की अगर देहांत हो जाए उसका, तो उसने अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी जिसमें नॉमिनी हम है, तो वो 8th हाउस से आया हुआ बेनिफिट माना जाना चाहिए, 8वें स्थान से, और वहीं से वो इंडिकेशन मिलता है। 9वां स्थान वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पिता का यानी फादर, 9वां स्थान आपके जो रिलीजियस ट्रेवल्स होते हैं, तीर्थ या भगवान के दर्शन के लिए आप जो यात्रा करते हो, लॉन्ग ट्रेवल, वो 9वां स्थान है। धर्म कार्य ये 9वां स्थान है। ऑनर, रिस्पेक्ट, ये 9th हाउस है, 9वां स्थान है। भाग्य 9वां स्थान है। 9वें स्थान से भाग्य यानी लक भी देखा जाता है। 10वां स्थान कर्म स्थान है, प्रोफेशन, आपका एम्प्लॉयमेंट, आप बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो, 10वें स्थान से देखा जाता है। आपके जो भी कर्म हैं वो 10th हाउस से देखे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपके गेन्स हैं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज हैं। आपको जो लाभ होता है वो 11वां स्थान इंडिकेट करता है। अब 12वां स्थान ये आपके लॉसेस, एक्सपेंसेस इंडिकेट करता है। और अगर 9वां और 12वां स्थान जुड़ जाए तो फॉरेन कंट्री की जर्नी भी इंडिकेट कर सकता है, फॉरेन ट्रैवल। आपका इन्वेस्टमेंट यानी पैसा कहीं लगाना, निवेश करना, ये भी 12th हाउस है, 12वां स्थान से देखा जाता है, वहीं से इंडिकेशन मिलता है। तो अभी हम वापस आते हैं उसी एग्जाम्पल पर जो अभी हम बात कर रहे थे, कि मान लीजिए कि काल पुरुष की कुंडली हो और पहले स्थान में मेष राशि आती है, एरीज, मार्स की राशि है, मार्स राशि लॉर्ड है, वो अपने ही हाउस में बैठा हो, यहां पर फर्स्ट हाउस में, तो उसकी दूसरी राशि आएगी 8वें स्थान में। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो इफेक्ट कौन से स्थान के देगा, तो जहां बैठा है और उसकी जहां राशियां हैं। तो ऐसे केस में वो पहले स्थान के बारे में इफेक्ट देगा और 8वें स्थान के बारे में इफेक्ट देगा। 8वां स्थान हमने आपको बताया अनअर्न्ड वेल्थ भी है। एक्सीडेंट भी 8वें स्थान से देखा जाता है। अगर मंगल बद होगा यानी बुरा होगा तो वो एक्सीडेंट भी करवा सकता है, राइट। तो इस तरह की ये पूरी सिस्टम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप देखोगे दूसरी तरफ कि चतुर्थ स्थान में चंद्र है और चतुर्थ स्थान में चंद्र की राशि भी है, तो चंद्र काफी स्ट्रांग माना जाएगा, यानी उस व्यक्ति का जो घर है वो काफी साफ सुथरा अच्छा पोजीशन में होगा। लेकिन अगर चतुर्थ स्थान में शुक्र की राशि होती और शुक्र वहां होता, यानी उनका हाउस काफी कंफर्टेबल होगा। वीनस मींस कंफर्ट्स। चंद्र का रंग क्या है? सफेद, राइट, साफ। शुक्र क्या है? कंफर्ट्स, आराम। तो ये सारे जो चीजें हैं ये समझना बेहद जरूरी है। इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशंस आते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अब टॉरस में यानी वृषभ में चंद्र उच्च का माना गया है, तो चंद्र दूसरे स्थान में हो कालपुरुष के कुंडली में, सेकंड हाउस में, वृषभ की राशि यानी टॉरस,
और मून की दशा अंतरदशा चलती हो तो चंद्र एग्जॉल्टेड है, तो क्या करेगा वो? उसकी राशि चतुर्थ स्थान में, तो हाउस को अपलिफ्ट करेगा सबसे पहले। हालांकि वो पूरे कुंडली में इफेक्ट करेगा, लेकिन सबसे पहले तो अपनी राशि, जहां पर उसका राशि है चतुर्थ स्थान में, पहले उसे अपलिफ्ट करेगा, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीजें देखी जाती हैं। प्रेडिक्शन का जो तरीका वो ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कि जिस भी ग्रह जहां पर भी विराजमान हो, उस हाउस का तो वो काम करेगा ही करेगा। साथ ही साथ उसका जो लैंडलॉर्ड हो, यानी राशि लॉर्ड, जिसके राशि में वो बैठा है, इसके लिए हम आपके सामने एक हॉरोस्कोप ही शेयर कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझने के लिए आसानी होगी। I will try to share a horoscope with you. ठीक है, ये आपको कुंडली दिखाई दे रही है? यस सर, यस सर। यस। अभी एक ये ऊपर राशि चार्ट है, ये वैदिक कुंडली है, ठीक है, जिसे लग्न कुंडली एक्चुअली कहा जाता है। तो ये जो शनि जो है ना, ये अपने राशि में यहां पर दिख रहा है, ठीक है, एक्वेरियस 11th साइन, राइट। अब अगर ये शनि की दशा या महादशा चले, तो ये कौन से राशियों के काम करेगा? जहां पर विराजमान है और जहां उसकी खुद की राशियां हैं। तो उसकी राशि कहाँ है? तो 7th हाउस में, सप्तम स्थान, राइट। तो 7th हाउस इज ऑल्सो पार्टनरशिप। तो क्या शनि बिजनेस में इस आदमी को किसी के साथ पार्टनरशिप करवा सकता है अपनी महादशा में? यस हाँ सर, सर। करवा सकता है। यस। तो इसी तरह से हम ये चीजें देखते हैं। अब मान लीजिए कि मंगल 10वें स्थान में दिखाई दे रहा है, राइट। मार्स इज इन दी 10th, नहीं सॉरी, मार्स इज इन दी 12th हाउस, 12वें स्थान में, ठीक है, मिथुन राशि में। तो अब वो बुध का काम करेगा। मान लीजिए आप किसके घर में किराए से रहते हो, राइट, और आपके लैंडलॉर्ड का फोन आ जाए कि भाई आप जहां रह रहे हो तो घर को आप हमारे संभाल ही रहे हो, मेंटेन कर ही रहे हो, लेकिन आप ही के पास में उसी शहर में एक घर है और वहां का लाइट का बिल ड्यू है, हम आपको ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, या आप भर दीजिए, आपको कल मनी ट्रांसफर हमारा आ जाएगा। तो आप कर दोगे ना? अभी हम शहर में नहीं है, वो कहता है आई एम आउट ऑफ स्टेशन, राइट। तो उसी तरह से ये जो मिथुन राशि में मंगल है, मंगल की महादशा चलती हो तो ये बुध का भी काम करेगा, क्योंकि बुध के राशि में बैठा है। तो बुध की जो दूसरी राशि है वो है तीसरे स्थान में, राइट। तो वो तीसरे स्थान का भी काम करेगा। लेकिन मान लीजिए कि तीसरे स्थान में और कोई ग्रह होता, तो तीसरे स्थान का लोड मंगल के ऊपर आने की संभावना कितनी होती? कम होती, राइट, है ना। वहां पर अगर कोई टेनेंट होता तो बुध उसे ही कहता ना। तो उस तरह से ये देखा जाता है कि लोड किस तरह से शेयर होता है। मान लो बड़ा काम है तो फिर शायद दोनों को कहता, राइट। छोटा सा काम है और वहीं जो टेनेंट बैठा है वो कर सकता है, तो प्रॉब्लम कहां है? तो ये होता है वे ऑफ वर्किंग।